साथियों नमस्कार। साथियों आज आपके लिए रैबिट फार्मिंग यानी खरगोश पालन से संबंधित वीडियो लेकर के आए हैं और ये वीडियो देश का सर्वश्रेष्ठ संस्थान जो भेड़ बकरी पालन के साथ साथ में खरगोश पालन पे भी कार्य कर रहा है, ऐसा संस्थान जिसका नाम है केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान, जो अविकानगर मालपुरा राजस्थान के अंदर स्थित है। और यहाँ पे अपन रैबिट फार्मिंग का जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं, यहाँ पे इस संस्थान के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर आर.एस. भट्ट साहब एवं इस रैबिट यूनिट के इंचार्ज सर अपने साथ में हैं। तो अपन सर से तमाम जानकारी रैबिट फार्मिंग के लिए लेते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर आपके इस संस्थान के अंदर ये जो रैबिट यूनिट है, यहाँ पे कब से कार्य किया जा रहा है और कौन कौन सी नस्लें हैं सर यहाँ पे जिस पे अपन कार्य कर रहे हैं? खरगोश पालन जो है वो हमारी संस्थान में 1980 में शुरू किया गया था और हमारा ही एक संस्थान था जिसने खरगोश पालन शुरू किया था। जी सर। उस समय हम ये खरगोशों की विभिन्न जो नस्लें थी, ये जैसे यूएसएसआर है, यूके, जर्मनी से लेके आए थे और 1980 से लेकर के लगातार ये हम इसको प्रोपेगेट कर रहे हैं। मतलब आज की डेट में जो हमारे पास जो खरगोश का जो जन्म प्लाज्म है वो करीब 60-70 जनरेशन पार कर चुका है। तो हम ये कहें कि आज की डेट में जो हमारे पास जन्म प्लाज्म है ये टोटली इंडियनाइज्ड है। वो जो भारतीय जो वातावरण है, जो जलवायु उसके अनुकूल ढल गया है। अच्छा। तो खरगोश पालन की हम बात करें तो खरगोश पालन 2 या 3 किस्म के होते हैं। उसमें एक जो मुख्यतः होता है वो खरगोश मांस उत्पादन के लिए होता है, जिसको हम ब्रॉयलर रैबिट कहते हैं। दूसरा होता है खरगोश ऊन उत्पादन के लिए होता है, जिसको कि हम कहते हैं खरगोश अंगोरा खरगोश होता है। अंगोरा खरगोश ठंडे इलाकों में पाला जाता है। इसके एक और भी खरगोश की प्रजाति होती है जिसको हम रेक्स रैबिट कहते हैं। रेक्स जो है वो उसकी चमकदार खाल के लिए पाला जाता है, बहुत ही ठंडे इलाकों में पाला जाता है। तो हम भारत की बात करें तो भारत में जो है वो खरगोश ब्रॉयलर रैबिट फार्मिंग के लिए बहुत अच्छे तरीके से पाला जा सकता है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज की डेट में जो हमारा शिक्षित युवा है जो कि रोज़गार को ढूंढ रहा है, उसके लिए खरगोश पालन एक बहुत ही बेहतरीन रोज़गार का साधन हो सकता है। जी सर। तो सर आपने बेसिकली इसके बारे में एक सामान्य जानकारी दी है। तो सर अपने इंडिया के अंदर बेसिकली कितनी खरगोश की नस्लें हैं और उसमें से मुख्य नस्लें जो आपके यहाँ पे पाली जा रही है उस पर अपन ज़्यादा चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने ही देश के अंदर, अपने ही राजस्थान एवं आसपास के राज्यों के अंदर इस तरह की नस्लों की ही ज़्यादा डिमांड है जो अपने यहाँ पे पाली जा रही है। तो इन पे सर आपके साथ में प्रैक्टिकल थोड़ी सी चर्चा भी करेंगे, आपसे देखेंगे, समझेंगे। और सर सबसे मेन जो किसान का इश्यू है कि खरगोश यदि पालन कर लें तो उसको बेचें कहाँ, उसकी मार्केटिंग की क्या संभावना है, वो सबसे इम्पोर्टेंट विषय है सर। सबसे पहले तो मैं आपको खरगोश की जो नस्लें हैं उनके बारे में आपको बताना चाहूँगा। खरगोश में जो ब्रॉयलर प्रजाति की जो नस्लें हैं वो सारी 6 नस्लें करीब होती है और सारी की सारी हमारे संस्थान में प्रोपेगेट की जाती हैं, किसानों को दी जाती है। कोई भी संस्था इसको पालना चाहे, इसको बढ़वार करना चाहे तो वो हमसे सलाह मशवरा भी ले सकती हैं, टेक्नोलॉजी भी ले सकती हैं और जर्म प्लाज्म भी ले सकती हैं। तो जो ब्रॉयलर में आपको बताना चाहूँगा, ब्रॉयलर में जो हमारे पास जो प्रजातियाँ हैं वो उसमें एक हमारी ग्रे जाइंट है, भूरे रंग का जो है, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत खरगोश है और ये गर्म वातावरण जलवायु में बड़े अच्छे आराम से पल जाता है और इसकी जो लीटर साइज़ है और जो बॉडी वेट है वो बहुत अच्छा है, रिप्रोडक्टिव एबिलिटी बहुत अच्छी है। दूसरा जो है ये ब्लैक ब्राउन है, ये काली त्वचा वाला है, स्किन वाला है, ये भी बहुत अच्छा खरगोश है। और ये जो प्रजाति है इसको हमारी संस्था ने प्रोपेगेट किया है, मतलब हमारी ही संस्था ने इसको विकास किया है इसका। तो ये हमारी संस्था का एक प्रोडक्ट है ये। तीसरा जो सफ़ेद रंग का खरगोश है, ये देखिए ये है वाइट जाइंट। ये बहुत बड़े आकार का होता है, जो जैसे जाइंट इसका शब्द है, अपने आप में बड़ा जानवर होता है। इसका एडल्ट बॉडी वेट करीब 4 से 5 किलो तक हो जाता है और ये भी बहुत अच्छी पैदावार देता है। एक ये तीसरा ये हमारा डच खरगोश है, ये भी हमारी संस्थान का ही एक प्रोडक्ट है। ये हमारी संस्था ने इसको विकसित किया है। ये छोटे आकार का होता है और इसको अब हम पेट के रूप में, जो पेट कुछ हमारे किसान भाई या मानुष पालना चाहते हैं तो उसके लिए एक छोटा पेट के रूप में पाला जा सकता है। और एक बहुत ही अच्छा जो खरगोश है वो हमारा ये है डच, ये सोवे चिंचला जो है, ये बहुत ही अच्छा जानवर है। ये इसको हम शुरू में रशिया से ले आए थे, यूएसएसआर से ले आए थे। तो अब ये उस उत्पादन की क्षमता में
इसकी रिप्रोडक्टिव एबिलिटी में और इसके जो कार्कस कैरेक्टरिस्टिक है उसमें ये सबसे बेहतरीन हमारा सोवियत चिंचला है। और इसको देश के विभिन्न प्रांतों में जहाँ भी ले जाइए सक्सेसफुली पल सकता है जी। एक मैंने कहा वाइट जाइंट, वो भी सफ़ेद का होता है ये, और दूसरा ये न्यूजीलैंड वाइट होता है। ये थोड़ा स्लेंडर बॉडी होती है इसकी, ये वो तो गोल मटोल होगा, ये थोड़ा लंबू टाइप इसकी बॉडी होती है, साइज में थोड़ा सा उससे छोटा होता है। और इसकी जो त्वचा है वो पिंक इस कलर की होती है जी तो जी ठीक है। और मैं बताना चाहूँगा खरगोश जो है बेसिकली कुदरत ने इसको शाकाहारी पशु बनाया हुआ है, तो ये घास पे पलने वाला खरगोश है। तो ये हमारे किसानों के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि आज की डेट में जहाँ खाद्यान्नों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं, तो हम खरगोश पालन को चारे पे पाल कर सकते हैं, इसकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको कम कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये जो लोबिया का चूरा जो है चारा, ये क्योंकि बहुत बेहतरीन चारा माना गया है। इसको जैसे आप हरा होता है इसको काट के सुखा लीजिए और ये किसी भी समय आप खरगोश को खिला सकते हैं। इसके अलावा ये सहतूत की पत्तियाँ जो हैं बहुत अच्छे चारा के रूप में इसको खिला सकते हैं। इसके अलावा आप इसको जो हमारा लूसर है, रिजका है, उसको बहुत बढ़िया खिला सकते हैं। ये हमने ये 3 किस्म के दाने हैं। ये जो दाना है ये जब शुरू में जो जानते हैं 10-15 दिन के बाद जब बच्चा खाता है तो शुरू में हम इस टाइप का चूरा दाना इनको देते हैं। उसके बाद जैसे ही बच्चा 1 महीने का हो जाता है उसको हम ये दूसरे टाइप का किस्म का दाना देते हैं। उसमें थोड़ा सा हम घास मिलाते हैं जो अच्छी क्वालिटी वाला घास है, जैसे इसमें हमने लूसन मिलाया हुआ, मोरिंगा मिलाया हुआ है ताकि उनकी बढ़वार बहुत बढ़िया हो। जो बड़े वाले जानवर हैं हमारे उनको हम ये पैलेट पर देते हैं। ये जो पैलेट है इसमें करीब हम 16% जो है वो प्रोटीन और करीब 2.6 किलो कैलोरी जो है वो डाइजेस्टिबल एनर्जी रखते हैं। और ये विभिन्न खाद्यान्न जैसे मक्का हो गया, जौ हो गया, मूंगफली की खल हो गई, आपकी सोयाबीन का छिलका हो गया, चोकर हो गया, मोलाइसिस हो गया, उन सबको मिला के हम इसको बनाते हैं। ठीक है। तो साथियों आपने जैसे फीडिंग के बारे में भी साथ साथ में ये चीज़ें जानी है, क्योंकि जब तक अपन उसको अच्छा फीड नहीं दे पाएंगे, पशु या खरगोश जो भी अपना है पशुधन, वो अच्छा उत्पादन नहीं दे पाएगा। तो क्या सर इन सब के अलावा किसान भी नॉर्मल जैसे अपने पास में किसी के पास में गेहूं है, किसी के पास में बाजरा है, या किचन वेस्टेज से भी खरगोश पालन का काम कर सकते हैं? देखिए मैं तो किसान बंधुओं को यही कहूँगा कि चार दाना जो अपने घर में बनाएं। जी सर। उसके लिए फार्मूलेशन होती है, हम जो भी हमसे किसान परामर्श करता है हम उसको दाना बनाने की विधि बताते हैं। उसमें मक्का है, जौ है, जैसे सरसों की खल है, मूंगफली की खल है, इनको पीसिए मत पर दर्द लीजिए, जो मोटा मोटा दर्द लीजिए, ताकि और उसको एक सही अनुपात में मिला करके आप अपने घर में दाना बना सकते हैं और सस्ती रेट पे आप वो दाना खिला सकते हैं। जी सर। और इसके अलावा मैं कहूँगा कि खरगोश के पालन के बारे में आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँ किसानों को कि जनरली किसान हमसे पूछता है कि क्या हम इसको धरती पे रख के पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते हैं, कि पिंजरों में पाल सकते हैं। तो धरती में देखिए खरगोश को पाला जाता है, पर इसको क्या एक बिल बनाने की आदत है। तो जैसे हम इसको धरती में छोड़ते हैं तो बिल बना करके बिल में घुस जाता है, तो मैनेजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट मुश्किल हो जाता है। और कभी कभी उसमें एक आंतरशोथ जिसको कोक्सीडोसिस कहते हैं उसकी भी प्रॉब्लम आती है। तो किसानों के लिए हम ये कहना चाहेंगे कि पिंजरों में ही खरगोश पालन करें, तो वो एक साफ़ सुथरा और साइंटिफिक तरीके से मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। और किसानों के लिए मैं भी नहीं कहूँगा कि आप इस टाइप के महंगे पिंजरों पर जाइए, आप इस टाइप के जो सस्ते पिंजरे किसान भाई अपने घर पे अपने आप बना सकता है। इसमें सिर्फ 2 किस्म की आपको जाली लेनी है। जो जाली है वो गैल्वेनाइज्ड लीजिए आप। जी सर। गैल्वेनाइज्ड लीजिए और उनको नीचे से काट के और 2 पतरे बना करके इसको जो लेंटर वायर होती है उससे गूंथ करके आप बना सकते हैं। तो इससे जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो आप उसको कम कर सकते हैं। सस्ते के अंदर भी बना सकते हैं। यही हमारा ध्येय है कि हम चाहे किसानों को ये बता दें कि सस्ते से सस्ते आप कैसा पिंजरा बना सकते हैं, सस्ते से सस्ते फीडिंग कैसे कर सकते हैं। सर बेसिकली जैसे एक रैबिट है एडल्ट, तो उसके लिए कोई किसान पिंजरा बनाना चाहे तो कितने बाई कितने का पिंजरा एक रैबिट को चाहिए? जो बड़ा खरगोश है उसके लिए 1.5 फुट बाई 1.5 फुट बाई 1.5 फुट का पिंजरे की जरूरत होती है। ठीक है। और पिंजरे में जो बनाना है तो 2 जो जाली का जो मैश साइज है उसको अलग अलग तरीके से रखते हैं। जो ऊपर वाली जो इसको मैंने कहा इसके जो चौकोर खाने हैं ये बड़े होते हैं। ठीक है। ताकि ऊपर हम चारा भी डाल सकें, घास भी डाल सकें, जानवर खींच खींच के खाता रहे। नीचे वाला जो है उसके जो है खाने वो थोड़ा घने किए जाते हैं। जी सर। इसका मेन देख तक कि पेशाब और यूरिन तो नीचे चला जाए, पर जो अपने खरगोश है वो अपने जो पैरों को इसमें न फंसा पाए। जी सर। कभी कभी ये एक्सीडेंट का कारण बनता है नहीं तो। जी सर। तो ये
मतलब यही आप समझने की किसानों को ज़रूरत है। एक सर रैबिट लगभग साथियों को पता ही है कि मल्टीपल के अंदर बच्चे देता है, 8 बच्चे, 10 बच्चे, 12-13 बच्चे तक भी शायद दे सकता है। तो उसके बारे में सर, और साथ ही साथ में जब बच्चे देता है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे बच्चे होते हैं, तो उस टाइम क्या सावधानी रखे किसान ताकि उसमें मोर्टेलिटी वगैरह की समस्या ना आए? देखिए, जब ये खरगोश पालन में एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय है कि कीट मोर्टेलिटी को कैसे कंट्रोल किया जाए। और जनरली अगर आपका मैनेजमेंट ढंग से नहीं है तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि मोर्टेलिटी कभी कभी 10 से 20% तक चली जाती है। तो उसमें ध्यान रखने योग्य बात ये है कि जब सर्दी का मौसम होता है तो अगर जो मादा खरगोश ने अगर बच्चों को घोंसले के बाहर दिया है तो हमारी सबसे पहली ड्यूटी बनती है कि हम जो खरगोश के बच्चा उसको उठा करके घोंसले में डालें। जी सर। और एकदम पिंजरे को बंद रखें, बार बार मादा को आने जाने ना दें, क्योंकि 6-8 बच्चे जब मादा दे देती है तो जब बार बार जाती है तो कभी कभी एक तो उसको दबा देती है, और दूसरा दूध पिलाना बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कि देखिए, जब 6 से 8 बच्चे पैदा होते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो सभी एक ही साइज़ के होते हैं, उसमें 2-1 बच्चे बड़े साइज़ के भी होते हैं और 2-4 बच्चे छोटे साइज़ के भी होते हैं। और ये देखें कि जो मादा है उसको करीब 8 ही थन उसके फंक्शनल होते हैं एट ए टाइम। तो उसमें क्या होता है, जो बड़ा बच्चा है वो अपना थन भी पी लेगा और छोटे बच्चे का थन का दूध भी पी लेगा। तो हमारी उस समय सबसे ज़रूरत होती है 1-2 दिन में कि जो उसके दुबले बच्चे हैं उनको पहले माँ का दूध पिलाएं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मादा को पकड़ के हाथ से लेकर के उल्टा पेट पिंजरे के ऊपर रखते हैं, उन छोटे बच्चों को उनकी पेट पे छोड़ देते हैं, और जैसे ही वो अपना दूध शक्ल कर लें छोटे बच्चे, उसके बाद उस बच्चों को पूरे घोंसले में छोड़ करके फिर मादा को उसमें आने देते हैं। ठीक है सर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है जी। ओके सर। सबसे एक सर, बेसिकली चाहे डेयरी फार्मर में हो, शीप गोट फार्मर में हो, बीमारियों की बहुत बड़ी समस्या रहती है। तो क्या रैबिट फार्मिंग में भी इस तरह का बीमारियों का प्रकोप आता है या वैक्सीनेशन ट्रीटमेंट ऐसा कुछ रहता है? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं ये कहूँगा कि खरगोश में वो बीमारियाँ आती ही नहीं हैं जो आप पोल्ट्री में फेस करी होंगी या बड़े लाइफ स्टॉक में फेस करी होंगी। तो इसमें हम अपने फार्म में कोई वैक्सीनेशन नहीं करते हैं जी। मतलब हमें वो कोई बीमारियाँ ही नहीं आई। तो इसमें 2-3-4 बीमारियाँ जनरली उसमें होती है जो कि मैनेजमेंट से जुड़ी होती हैं। तो उसमें तो एक तो हो जी एयर कैंकर जी, कानों में खुजली होना या त्वचा में खुजली होना, तो वो माइट से होती है। उसको आप मैनेजमेंटली ठीक कर सकते हैं। उसमें पिंजरों की रूटीन बर्निंग करते हैं ताकि वो माइट जो अगर पिंजरों में छिपा हो तो उसको जला करके मारते हैं। ठीक है। इसके बाद भी किसी जानवर को होती है तो उसको आइवरमेक्टिन नाम की दवाई दे करके उससे मार सकते हैं। दूसरा, इसमें अंतरशोध की बीमारी होती है। अंतरशोध रोकने के लिए आपको खरगोश के लिए जो हम घास की बात कहते हैं, खरगोश के लिए घास मीन्स हमेशा मुरझाया सूखा घास देना चाहिए। हरा घास खरगोश को कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि खरगोश को हरा घास खिलाओगे तो वो दस्त का कारण बनता है और बाद में वही अंतरशोध का रूप ले लेता है। जी सर। दूसरा, जो खरगोश का जो आहार है इसमें फाइबर की बहुत ज़रूरत है। तो अगर फाइबर आपने चारे में दाने में कम रखा है तो वो ये भी अंतरशोध का कारण बनता है। ठीक है। तो ये 2-3 बीमारियां हैं जो कि इंपॉर्टेंट है खरगोश। डीवर्मिंग वगैरह का ऐसा? डीवर्मिंग हम की करने की कोई जरूरत नहीं जब आप इसको पिंजरों में रखते हैं। जी सर। अदरवाइज जब अगर आप जिसमें डीप लिटर में रखते हैं तो उसमें आपको कोक्सीडियोस्टैट यूज़ करना पड़ेगा, जो कि कोक्सीडिया जो है बीमारी उनको मारने के लिए चाहिए होता है। ओके सर, आपने सर बहुत ही महत्वपूर्ण ये जानकारी साझा की है। पर सर, यदि कोई किसान पालन कर लेता है, प्रोडक्शन कर लेता है, बच्चों की संख्या भी बढ़ गई, लास्ट में जो अपना सेलिंग का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उस पे आपका क्या कहना है कि मार्केट ही इसका कैसा है? देखिए, खरगोश के जो मांस है उसकी बहुत विचित्र गुण है उसमें, और हेल्थ पॉइंट से इतना बढ़िया मीट होता है इसका कि खरगोश के मांस में कोलेस्ट्रॉल बहुत कम होता है, फैट बहुत कम होता है और ये रिच इन प्रोटीन होता है। तो ये उन लोगों के लिए जो कि उच्च रक्तचाप की बीमारी से ग्रसित है उनके लिए ये बहुत अच्छा मीट है। जी सर। तो ये जो है एक मेरा मतलब इसके मीट की क्वालिटी है। तो एक तो आप इसको फ्रेश मीट स्लाटर करके बेच सकते हैं। जी सर। वो अच्छे पैसा कमा सकते हैं। और उसके अलावा किसान बंधु ये हमेशा सवाल पूछते हैं, तो इसके लिए आज की डेट में क्या है कि मार्केट में कुछ लोग ऐसी अपने रोज़गार ले रहे हैं कि वो किसानों से जिंदा खरगोश उठा लेते हैं 250 रुपये किलो, 300 रुपये किलो के हिसाब से, और वो जब एक ट्रक लोड या 2 ट्रक लोड के हो जाते हैं तो बड़ी बड़ी मंडियों में, चाहे वो जयपुर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, वहाँ ले जाकर के उनको सेल आउट करते हैं। तो इस तरीके से वो किसानों को हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग टाइप लोग कर रहे हैं। सर, इस पे कोई नया साथी काम करना चाहता है तो वो प्रशिक्षण की, ट्रेनिंग की आवश्यकता समझता है, तो क्या आपका संस्थान ट्रेनिंग से संबंधित भी सहायता करता है? देखिए, हमारा जो संस्थान है वो हमेशा किसानों को
हेल्प करने में, ट्रेनिंग करने में हमेशा अग्रणी रहा है। और मैं तो ये कहूँगा जो हमारे निदेशक महोदय तोमर साहब, वो हमेशा किसानों को ट्रेनिंग देने में या उनको अपनी टेक्नोलॉजी पहुंचाने में सबसे अग्रणी भूमिका रहते हैं। हमेशा उनकी कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इनके बारे में बताया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चाहे वो रैबिट फार्मिंग हो, भेड़ फार्मिंग हो, बकरी की फार्मिंग हो, उनको कैसे न कैसे हम किसानों तक ले जाएं एवं किसानों की जो आय है, जो हमारे मोदी साहब का है कि उनको दुगनी करना है, तो उसमें वो उनकी हमेशा कोशिश रहती है और हमेशा इसके लिए हमेशा वो मेहनत करते रहते हैं जी सर। तो उसके लिए ट्रेनिंग हम जब भी हम कोई भी किसान, एक तो ऐसा है जी, जो भी किसान खरगोश पालन में ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो जनरली तोमर साहब का ये कहना है कि डेफिनेटली वो अपना 3-4 दिन अपना यहाँ रह ले। हमारे पास किसान घर की बहुत अच्छी सुविधा है, हमारे पास पीजी हॉस्टल है, वहाँ वो रहने नॉमिनल रेट्स पे रह सकता है। किसान खरगोश का में अपनी ट्रेनिंग कर सकता है। इसके अलावा अगर 20 या 25 किसानों का कोई ग्रुप है जो कि ट्रेनिंग करना चाहता है तो वो नॉमिनल रेट्स पे अपने रहने और खाने के खर्चे पे ही यहाँ 1 हफ्ते की ट्रेनिंग कर सकता है तथा खरगोश पालन के बारे में सीख सकता है। जी सर। और इसके अलावा हम साल में 2 या 3 बार इंस्टीट्यूट लेवल पे भी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं कि जिसमें जो भी कहीं इक्का दुक्का किसानों ने कहीं अप्लाई किया होता है ट्रेनिंग के लिए, तो उसको इकट्ठा करके हम ट्रेनिंग देते हैं। जी सर। ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती है। लेक्चर वगैरह जो पढ़ाने वाले कोई पैसा नहीं लेते हैं, सिर्फ उनको यहाँ जो नॉमिनल रेट्स है उनके किसान घर में रहने के और जो नॉमिनल रेट उनके खाने के वही चार्ज किया जाता है। ठीक है सर। इसके अलावा यहाँ से सर आपकी संस्थान से जो अच्छी ब्रीड के जो रैबिट यदि कोई फार्मर लेना चाहे तो उसके लिए क्या प्रोसेस से उसे गुजरना पड़ेगा और अपने यहाँ से मिलता है तो किस रेट में फार्मर को मिल सकता है सर? देखिए, हम हमेशा अपने जन्म प्लाज्म किसानों तक पहुँचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। किसानों से मेरी यही निवेदन है कि वो हमारी वेबसाइट जो है www.csri.research.in वहाँ पे लॉग इन करें। वहाँ पे हमारे निदेशक महोदय की ईमेल आईडी हमेशा रहती है, तो उस ईमेल आईडी पे वो अपनी रिक्वेस्ट दे सकते हैं। जी सर। और जैसे ही खरगोश अवेलेबल हम उस पर उसको रिस्पॉन्स देते हैं। खरगोशों की कीमत जो है हमने किसानों के लिए हमेशा कम रखी है, चाहे वो हमारा रैबिट हो, चाहे वो हमारी भेड़ हो, चाहे वो हमारी बकरी हो। हमने किसानों के लिए हमेशा नॉमिनल सबसे कम से कम रेट हम देते हैं और संस्थाओं के लिए हम थोड़ा सा हाई चार्ज करते हैं। तो जब खरगोश की बात करें, खरगोश के लिए हम जो 3 महीने का खरगोश है उसको 600 रुपया प्रति खरगोश चार्ज करते हैं और जो 6 महीने का खरगोश है किसान से हम 700 रुपये चार्ज करते हैं। संस्थाओं को हम यही खरगोश 1000 रुपये में देते हैं। ओके सर। सर बेसिकली खरगोश में देखा गया है कि गर्मी के समय में थोड़ा टेम्परिंग आदि की समस्या रहती है, हाँफने की या गर्मी की। तो सर गर्मी में हमारा कोई साथी काम करना चाहे तो किस तरह से मैनेजमेंट कर सकता है, कैसे टेम्परेचर को कम कर सकता है सर? देखिए, मैं बताना चाहूँ कि खरगोश पालन अगर आपने करना है तो जो -2 से लेकर के 35 डिग्री टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड टेम्परेचर, वो इसके लिए अनुकूल है। जी सर। उसके ऊपर जैसे ही टेम्परेचर ऊपर जाता है तो आपको उसकी कूलिंग का अरेंजमेंट करनी ही है, क्योंकि खरगोश जो है ये इसमें जो पसीने की ग्रंथियाँ वो मिनिमम होती हैं। तो ये सारी जो अपनी बॉडी मेटाबॉलिज्म की एनर्जी है वो सांस के थ्रू ही बाहर निकालता है। तो उसमें मैं कहूँगा जो मैदानी भागों में जो भी किसान भाई खरगोश पालन करना चाहता है तो उनके लिए मैं ये कहूँगा कि मार्च से लेकर के जो जून तक के 3 महीने बहुत नाजुक होते हैं। इसमें खरगोशों को गर्मी से बचाएं। जैसे हमने ये देखिए अपने शेडों पे आज की डेट में ये सारा घास लगाया हुआ और उसमें पानी का छिड़काव हम करते रहते हैं और ड्रिपिंग भी होती रहती है। इससे ये कि जो गर्म लू के थपेड़े हैं उससे खरगोश को बचाया जा सकता है। इसके बाद भी हमने अंदर जो डक्ट कूलिंग सिस्टम लगाया हुआ है। तो किसान भाइयों को मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जो मार्च से लेकर के जून तक जो बच्चे कम से कम लें एवं जुलाई के बाद ही आप ब्रीडिंग करें और वो पर फरवरी तक बच्चे लें। जी सर। ठंडे इलाकों के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप साल भर बच्चे ले सकते हैं, पर गर्म इलाकों में थोड़ी सी प्रिकॉशन रखना जरूरी है। ठीक है, यानी लगभग यूँ कहें कि 35 डिग्री से ऊपर यदि टेम्परेचर जाता है तो उस समय अपने को रैबिट में कूलिंग की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से रैबिट को दिक्कत आने लग जाती है। 35 से 42 तक ये टॉलरेट कर लेता है, पर 42 से ऊपर जाता है तो आप ये कूलिंग सिस्टम करने ही पड़ेंगे। सर आपने जो ट्रेडिशनल तरीके से अपन जो इन्वायरमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बताया। ये इस शेड के अंदर जो आपने ऑटोमेटिकली जो इन्वायरमेंट कंट्रोलिंग का सिस्टम कर रखा है सर, इसके बारे में आप थोड़ा और बताइए कि किस तरह से क्या यदि फार्मर करे तो कर सकता है। देखिए, हमारा नेशनल लेवल का संस्थान है, इसमें हम हर टाइप के हाउसिंग सिस्टम पे रिसर्च करते हैं। ये जो हाउस है ये हमने बनाई है, इसकी हाइट एकदम ऊंची दी है।
ताकि रेडिएशन जो कम से कम आकर के खरगोशों को परेशान करें। दूसरी बात है कि हमने बीच में ये देखिए फॉगर सिस्टम भी लगाया हुआ है। जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो हम इनको फॉगर को चला देते हैं 2-3 घंटे के लिए, तो इससे जो अंदर का तापमान है करीब 5 से 10 डिग्री तक इससे ठंडा हो जाता है। और ये जब तक गर्मी रहती है तब तक हम इसको 2-3 घंटे दिन में चलाते हैं और फिर रात में इसको बंद कर देते हैं। तो ये क्योंकि मैंने कहा कि खरगोश में जो गर्मी को कम से कम टॉलरेट करता है, तो उसकी कूलिंग के लिए हमने ये सिस्टम बनाए हुए हैं। जी सर, यानी जो छोटे बच्चे खास करके हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल? देखिए जो बड़ा, जितना बड़ा जानवर उतना ज़्यादा स्ट्रेस टॉलरेट कर लेगा, पर जो जितना छोटा बच्चा है उसको उतना स्ट्रेस कम से कम चाहिए। तो डेफिनेटली जहाँ अपने बच्चे रखे हुए हैं या जहाँ बच्चों मादाएँ रखी हुई हैं जो बच्चा देने वाली हैं, तो वहाँ पे आपको कूलिंग सिस्टम करना पड़ेगा गर्मियों के महीनों में, करीब मार्च से लेकर के जून तक। जी सर, तो छोटे बच्चों में भी सर फीडिंग का वही सब पैटर्न रहेगा? छोटे बच्चों में करीब देखिए 12 दिन के बाद हमें वो मैस फीडिंग शुरू करनी है। और बीनिंग के समय जब बच्चों को स्ट्रेस आता है, जैसे आप बच्चों को माँ से अलग करते हैं, उस समय हमें ध्यान रखना है कि जो उसको प्रॉपर दाना खा रहा है वो या नहीं खा रहा है, या उसको घास ढंग से मिल रहा है नहीं मिल रहा है। कभी कभी क्या हम 1 हफ्ते के लिए 2-2 बच्चे इकट्ठे रखते हैं और उसके बाद फिर 15 दिन के बाद सिंगल बच्चे कर देते हैं, ताकि वो जो बीनिंग स्ट्रेस है उसको टॉलरेट कर पाए। यानी सर विनिंग कब करते हैं, यानी जो माँ से दूध पीने से अलग बच्चे को करते हैं, वो कितनी एज पे? बीनिंग जो है वो डिपेंड करता है कि एक तो बच्चों के वजन के ऊपर और दूसरा जलवायु के ऊपर। जी सर, बीनिंग जनरली जो खरगोश में वो 28 दिन पे की जाती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप 28 पे करिए। अगर आपको लगता है कि बाहर मौसम ठंडा है और बीनिंग से बच्चों को नुकसान होगा, तो आप इसको 42 दिन तक ले जा सकते हैं, 35 दिन तक ले जा सकते हैं। दूसरा कि बीनिंग के समय आपके बच्चों का वजन कितना है। अगर बच्चों का वजन 400 ग्राम से बीनिंग के समय ऊपर है तो आप उसको सक्सेसफुली बीन कर सकते हैं। अगर 400 ग्राम से बच्चे छोटे हैं तो उसको आप 8-10 दिन और बढ़ा सकते हैं। जी सर। तो सर आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे जो रैबिट फार्मिंग में जो साथी विश्वास रखते हैं या इंटरेस्ट रखते हैं उनको आपने दी है सर। इसके लिए सर आपका और आपके पूरे संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, ताकि एक आधिकारिक जानकारी पशुपालकों तक, किसान भाइयों तक और जो यंगस्टर जो हमारे साथी हैं उन तक हम लेकर के आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। एवं हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से हमारे जो इच्छुक साथी हैं उनकी सभी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर हुई होगी। और साथियों आप अधिक जानकारी चाहते हैं तो जैसे सर ने बताया CSWRI की वेबसाइट पे जाकर के आप आधिकारिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और आप इस संस्थान में आकर के और ज़्यादा जानकारी कर सकते हैं, यहाँ पे विजिट कर सकते हैं। प्रशिक्षण के लिए यदि कोई साथी इच्छुक होता है तो यहाँ पे आकर के या ऑनलाइन माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एवं सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा की, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद सर। धन्यवाद जी, आप हमारी संस्थान में पधारे, हमारे रैबिट फार्म में पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया। और मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आप किसानों को खरगोश फार्मिंग के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सेंसिटाइज करें, और ताकि खरगोश पालन को किसान ज़्यादा से ज़्यादा पाल करके अपनी आय बढ़ाएं, अपना जीवन स्तर बढ़ाएं, अपना पोषण का स्तर बढ़ाएं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद साथियों।